है, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उनको पूरा राइट है ईरान की मदद करने का। लेकिन आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका की परमिशन के बिना ये हुआ है तो पाकिस्तान को सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक जो मदद हो रही है वो बंद हो सकती है। एक तरह से खुला चैलेंज है। प्लस एक एंगल ये भी है कि ईरान को साइलेंट सपोर्ट करे, चाइना की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम जो शांति बनी हुई थी, इतने सारे सैंक्शन पाकिस्तान पे अमेरिका लाद देगा कि आप भी जानते हैं अमेरिका की फितरत किस तरह की है। तो क्या एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका परेशान करना चाहता है ईरान को, और पाकिस्तान ने वहां पर 6 रास्ते दे दिए पाकिस्तान के दरमियान कि वहां से वो चले जाएं और अपना सामान ले जाएं। आपको लगता नहीं खुला चैलेंज अमेरिका के लिए, या तो अमेरिका ने परमिशन दे दी है, शायद हमें जानकारी ना हो इस बात की। आरजू जी। देखिए, मुझे मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से बात किए बगैर ले हम्म। सकता है। हम्म। क्योंकि जिस तरह से हम अमेरिका के फेवर में रहते हैं या अमेरिका के साथ नज़र आते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, या हमारी अपनी मजबूरी है, ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी की जो हालत है और हम्म। बाकी चीज़ों में तो हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमारे लोगों ने इकोनॉमी पे काम कर लिया और इकोनॉमी कुछ बेहतर हो गई तो शायद हम अपनी मर्जी से भी कोई फैसला कर सकें। लेकिन इस वक्त अगर ईरान के साथ हम गए हैं, इससे पहले ईरान के साथ पाइपलाइन पे भी काम हो रहा था जो बीच में फिर रोक दिया गया। ईरान की तरफ से कहा भी गया कि पाकिस्तान पे तकरीबन $18 बिलियन का उन्होंने कहा था कि हम फाइन लगा देंगे, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर उसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि हम ट्रेड करेंगे या ट्रेड के लिए रास्ते देंगे ईरान को, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की इसमें मंजूरी हो या अमेरिका की तरफ से कहा गया हो कि ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो क्लैशेस चले हैं ईरान और अमेरिका के साथ, तो उसमें आपने देखा है कि ईरान जो है उसने अच्छे खासी जैसे कहते हैं कि काफ़ी टफ टाइम दिया है अमेरिका को। ऐसा नहीं था कि जो अमेरिकन या अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सोच रहे थे कि 2 दिन में 3 दिन में तमाम चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी और ईरान को वो मना लेंगे या ईरान को वो डरा लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने चाहे सही किया हो या गलत किया हो, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज पर अटैक किए, बल्कि ईरान ने अमेरिका को भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया है और इसराइल को भी। तो इसलिए ईरान की पोजीशन इस वक्त बदल चुकी है। ईरान अब आप ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका है तो ईरान को डरा लेगा। और अगर पाकिस्तान साथ दे रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान के जिन लोगों ने ये फैसला किया है और ये डिसीजन लिया है, उन्होंने अमेरिकन को ज़रूर बात की होगी, उनसे बात किए बगैर ये आगे नहीं बढ़े होंगे। और इस वक्त लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाए कि जिसमें कि दोबारा से ईरान और अमेरिका जो है वो टेबल पे आ सके या वो बात कर सके, और वो पहले वाली जो हालत थी, जो लड़ाई चल रही थी, जो क्लैशेस चल रहे थे, वो दोबारा ना हो। असू जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। एक तरफ तो अमेरिका इतनी सख्ती दिखा रहा है ईरान की तरफ कि बहुत कम वक्त बचा है, जंग हम दोबारा शुरू कर देंगे, हम आपको फिर से तबाह और बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान पर भी प्रेशर है कि भाई मीडिएशन कराइए। अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर रखकर गोली चला रहा है। अपनी हार, अपनी खींच, अपनी कमजोरी ट्रम्प दिखा तो सकते नहीं दुनिया को, तो कम से कम को लगता है कि 2-4 देशों को आगे कर दीजिए ताकि उनकी खामियां, उनकी कमियां दिखाई ना दें। लेकिन ये किस तरह का गेम है कि आप सैंक्शन लगा रहे हैं, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने लॉक कर रखा है, वहां पर आप किसी शिप को आने जाने नहीं दे रहे हैं, न ईरान के अंदर न ईरान के बाहर, और यहाँ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ईरान का जो सामान है धीरे से ईरान तक पहुंचा दो। ये किस तरह की डिप्लोमेसी खेल रहे हैं ट्रम्प साहब? आरजू जी। देखिए, ट्रम्प साहब फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है। और मुझसे राइट। ज़्यादा तो मेजर जनरल साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल है बता पाएंगे। इस वक्त ट्रम्प फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। और वो कैसे राइट। कह दें कि ईरान जैसे छोटे देश ने, जिस पे इतनी सैंक्शंस हैं, उन्होंने इनको कह लीजिए इनके पसीने निकाल दिए या इनकी हालत ख़राब कर दी है, ऐसा तो ट्रम्प नहीं बोल पा रहे। लेकिन दुनिया को तो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त तो कई लोग ये भी कहते हैं कि एक तरह से ट्रम्प ये जंग हार चुके हैं, चाहे उन्होंने ईरान का कितना ही नुकसान कर दिया हो, कितने ही डैमेजेस हुए हों। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी और सुपर पावर होने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रम्प को नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हो जिसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान से बात की होगी कि जी आप ऐसा करें कि ट्रेड वगैरह जो है वो इस तरफ से स्टार्ट करा दें, तो शायद थोड़ा सा गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आए ईरानी गवर्नमेंट का या रिजीम का, जिसको वो चेंज करने का दावा तो कर रहे थे। लेकिन लगता ये है कि ईरान की तो नहीं, लेकिन अमेरिकन रिजीम ज़रूर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो शायद इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऑलराइट कासू जी, प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास आऊं, रवि जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया तो कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम जो है वो एक ग्लोबल ट्रेड हब बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट का जो असल काम था वो यही था
लेकिन वो असल काम हो नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने ये गेम बहुत अच्छे से खेल लिया, अच्छे से प्लेसिंग हो गई, ईरान तक सामान पहुंच गया, तो बाकी मुल्क जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, ये रास्ता उनके लिए भी खुलेगा। फिर पाकिस्तान कस्टम ड्यूटी के जरिए, टैक्सेस के जरिए उसकी कमाई तो होगी, लेकिन मुझे लगता है ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट एक ग्लोबल ट्रेड हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये ठीक तरीके से पाकिस्तान ने कर लिया तो। रवि जी। देखिए अमित, आपकी एनालिसिस बहुत बढ़िया है कि ग्वादर की लोकेशन कराची से बेटर है। और अगर आप ग्वादर की हिस्ट्री में जाएं, 15 साल से ग्वादर को कंप्लीट होना था और एम्बिशन बिल्कुल यही थे जो आपने बोला था, टू बिकम एक इम्पोर्टेंट हब। पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि किसी को कहीं भी स्टेबल करने के लिए आपको गवर्नेंस की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आपको अश्योरेंस चाहिए होती है। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि फ्रीडम के बाद और जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक उस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं हुई, चाहे डोमेस्टिक रीजंस हो, चाहे रीजनल हो, और चाहे वो पुराना जाके अगर कोल्ड वॉर में जाएं, आप यूएसएसआर और यूएसए की हिस्ट्री में उसको पढ़ें। दूसरा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि सीपैक बहुत जोरों शोरों से पैसा डाला गया था और चाइना ने बहुत पैसा लगाया कि, और वो बीआरआई के साथ कनेक्टेड था, राइट। तो अब चाइना ने बीआरआई इनिशिएटिव जो बहुत जोरों शोरों से, आपको याद है मेर्केल के साथ, जर्मनी के साथ, इधर दूसरी तरफ किया था। पर उनने क्यों किया था? मतलब बीआरआई की जो पूरी जो गठन जो था वो यही था कि उनको लगा आगे जाके कभी स्टेट ऑफ मलक्का या यहाँ पे हरमुज में कभी नाकाबंदी हो गई तो हम लोग कम से कम जो लैंड रूट है उसको हम लोग रिवाइव कर पाएंगे। अब इसीलिए मैं आपके वापस इसी प्रोग्राम में मैंने बोला था कि आपको याद करना पड़ेगा कि इंडिया में जब G20 हुई थी तो उसका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट था आईमेक, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ। और वो जो है वो लेफ्ट से जाता है, वो आपका ओमान से ऊपर जाके, फिर आपके सऊदी से ऊपर जाके इजराइल, फिर ग्रीस, और फिर वो यूरोप जाता है। देखिए वो मुझे लगता है वो अब एक्सेलरेट बहुत होगा। और कल भी जब डोवाल सर जो हैं वो यूएई में थे तो मैं बार बार, कल भी मैंने ये ट्वीट किया था कि आईमेक जो है आज की डेट में अगर किसी को अपने पैसे लगाने हैं वो आईमेक में लगाने पड़ेंगे। तो ग्वादर इज वेरी वेल लोकेटेड, नो डाउट, पर देखिए गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी नहीं रही है। और अगर आप देखेंगे, देखिए मैं तो एक ही बार लाइफ में इस्लामाबाद गया हूँ बहुत साल पहले, और मुझे याद है मैं पहली बार इस्लामाबाद गया था 2000 में, आगरा समिट के आसपास। मुझे याद है मैंने बोला देखो कितना बढ़िया शहर है और क्या प्रोग्रेस है। और अब आप हालत देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत हो गई है कंट्री की। तो ये जो है ये एक, वो कहते हैं ना कि जो आर्मी ने अपने ही चक्कर में जो है पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें सीआईए का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सीआईए ने ही आईएसआई को स्ट्रेंथन किया है। और खुद जो है सीआईए को, और जो अमेरिका जो है आज की डेट में, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ करें क्या, क्योंकि ये भी सर बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि जो नेम जो यूएसए बेसिस है पाकिस्तान में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो सबको पता है कि बेसिस क्या है। और आपको पता है कि किराना हिल्स में पिछले साल क्या हुआ था। सो आई वुड से यस, इफ देयर वाज नो सिचुएशन की कोई इशू नहीं होता, पर वहां पे तो बहुत बड़ा इशू है इंटरनल। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को उठा लीजिए, बलूचिस्तान को उठा लीजिए, तो ये हो नहीं पाएगा। चाहे चाइना के लोग तो भाग के छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते, बलूची उनको मार रहे हैं सर, ढूंढ ढूंढ के। बलूची तो ढूंढ ढूंढ के मारे चाइनीज को, मतलब। तो ये नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो है चाइना को भी ये पता है, पर अभी जो है मैंने भी बोला, जो मैडम ने भी यही बोला है कि विदाउट अमेरिकन अप्रूवल एंड पीछे बहुत जो लेयर चल रही है, जो बड़ा गेम चल रहा है यूएसए चाइना का, उसमें जो है अभी इसराइल भी फंस चुका है, उसमें ईरान भी फंस चुका है, और बेचारे जीसीसी वाले हैं वो बेचारे बैठ के कह रहे हैं कि हमने क्या किया, आपने तो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। थैंक यू। ऑलराइट रवि जी, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब अगर ईरान का सामान पहुंच रहा है ईरान तक, तो ये जो घेरेबंदी वाला पूरा मामला है इनका, अमेरिका का तो वैसे ही ढीला हो गया। लेकिन सर, चूंकि आरजू भी बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है कि अब दोबारा ट्रम्प साहब को आना नहीं है। एक लॉ है सर अमेरिका में कि 60 दिन से ज़्यादा आप सेना को बाहर नहीं भेज सकते या जंग में नहीं भेज सकते 60 दिन से ज़्यादा। अगर उसके ज़्यादा भेजना है तो आपको फिर वहाँ के सीनेट से, कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अप्रूवल वगैरह तो मिलना मुश्किल लग रहा है ट्रम्प साहब को। तो मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव लेके अब लग रहा है कि इवैक्यूएशन प्लान पर लग रहा है ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं सर। अमित जी, सबसे पहले मैं एक छोटा एक्चुअली कमेंट इसको देना चाहता हूँ ग्वादर के ऊपर, और जो ये ट्रांजिट रूट अभी स्टार्ट हुआ है, आपको देखना पड़ेगा दैट ग्वादर इज नॉट कमर्शियली फुल्ली ऑपरेशनल, राइट। और उसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बलूचिस्तान,
ग्वादर इज वेरी, जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। और जैसे रवि साहब ने भी बताया कि इट इज बेटर देन कराची पोर्ट आल्सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आल्सो टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वहाँ पे ऑपरेशनली और कमर्शियली ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रही है, और इट इज आई वुड से अंडर यूटिलाइज्ड एज ऑफ नाउ। चाइना का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल है ग्वादर के ऊपर, और जो पोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ डुअल फंक्शनिंग ऑफ द ग्वादर पोर्ट। बट प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज आपको बलूचीज वहाँ पे आपको रहने नहीं देंगे, और जिस तरीके से BLA ने अपनी ताकत को बढ़ाया इन द लास्ट 2 years, आई वुड से दैट आपका CPEC भी आप देख लीजिए, $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये, $45 बिलियन पाकिस्तान ने ऑलरेडी खर्च कर दिए, बट उस तरीके की कनेक्टिविटी अभी तक यहाँ पे हासिल नहीं हुई। दूसरा, आपने इवैक्यूएशन प्लान की बात